हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने 9th एनसीईआरटी से केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। जो 9th एनसीईआरटी है उसके अंदर आप केमिस्ट्री के चैप्टर्स देखेंगे, 4 चैप्टर्स हैं और उन चारों को हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं और यहां से भी हम लोग सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे बारी बारी से। तो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है 10th एनसीईआरटी में, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 60 सवालों को करेंगे और बाकी के प्रश्नों को हम लोग अगले वाले पार्ट 2 में करेंगे। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको 120+ MCQs करवाऊंगा, 120+ MCQs मैं करवाऊंगा आपको। तो लगभग 60 प्रश्न हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के सारे प्रश्न जो है हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो 2 पार्ट्स के अंदर जो है ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एनसीईआरटी किताब आपकी रिवाइज हो जाएगी और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के MCQs हम लोग कवर कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें देख लो। अगर आप इन सारे PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी अब तक जो चैप्टर्स हो चुके हैं उन सारे का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ऐप पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करने के बाद ये फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, इसमें आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे। मान लो इसमें से कोई PDF मिसिंग है तो आपको चिंता नहीं करनी है भाई, PDF अपलोड जो है उसी वाले फोल्डर में होगा, आप इसके अंदर जाएंगे आपको मिल जाएगा। अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो PDF है ये अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन ये अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो आप यहीं से जाकर के डाउनलोड करेंगे, ठीक है। बाकी के ये सारे 3 चैप्टर्स जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, ये भी अपलोड हो जाएंगे। डाउनलोड करने के लिए आप इस वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। जब दूध को गर्मियों में खुले छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। आम भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, दूध फट जाता है। दूध फट जाता है, दूध में जो लैक्टोज शुगर होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए दूध जो है खट्टा हो जाता है। देखिए क्या होता है, दूध में होता है लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शर्करा। इसी लैक्टोज के कारण दूध जो है मीठा मीठा लगता है, इसे हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है पनपने लगता है, ग्रो करने लगता है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है कि इस शुगर का करता है किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन करता है, जिसे हम लोग यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। इस लैक्टोज को तोड़कर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बना देता है। क्योंकि ये एसिड है तो इसके कारण pH जो है पूरे दूध का कम हो जाता है और दूध में कैसीन प्रोटीन होता है, इसका होने लगता है कोएगुलेशन, यानी दही जैसा पदार्थ जो है बनने लगता है। दूध फटने के बाद दही जैसा पदार्थ बनता है, आप जानते भी हैं। तो इसका पीएच इतना कम हो जाता है कि जो दूध का स्वाद है वो खट्टा हो जाता है और गंध भी इसका जो है अलग हो जाता है। तो ये सब चीज़ तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। तो इसमें देखो कई सारे पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हो। दूध में कौन सा शुगर है भाई, लैक्टोज शुगर है। ये बैक्टीरिया ग्रो करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रो करता है, इस दूध को या इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसे हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, लैक्टिक एसिड किण्वन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर एसिड बनता है तो पीएच दूध का कम हो जाता है, दूध में जो कैसीन प्रोटीन होता है उसका स्कंदन होने लगता है, दही जैसा पदार्थ वो बनाता है। पीएच कम होने के कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है, ठीक। तो आपसे ये भी अगर पूछा जाता है कि दूध जो खट्टा हो जाता है किस अम्ल के कारण होता है, तो आप बोलेंगे लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और यहाँ पर अभिक्रियाएं चलती है, यानी दूध का या फिर दही का दूध का खट्टा हो जाना या दूध का फटना अपने आप में एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है ना, केमिकल चेंज है। लोहे का तवा खुले वातावरण में छोड़ने पर क्या होता है। लोहे की कोई भी वस्तु है, अगर आप उसको खुले वातावरण में छोड़ देंगे तो नम वायु के कांटेक्ट में, यानी कि वायु ही नहीं सिर्फ नम वायु होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। नम वायु के कांटेक्ट में जब लोहा आता है तो उसके ऊपर हम जानते हैं कि जंग लग जाता है, तो उसमें जंग लग जाती है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भोजन पकाना एक प्रकार की कौन सी क्रिया है। भोजन पकाना रासायनिक परिवर्तन है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं।
भोजन का शरीर द्वारा पाचन क्या दर्शाता है? भोजन का पचना भी अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन बोले तो रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का मतलब रासायनिक अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में नया पदार्थ बनता है तो यह किसका संकेत है? रासायनिक अभिक्रिया जब होती है अर्थात रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो हम जानते हैं बिल्कुल नया पदार्थ बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया, इसके स्थान पर आप रासायनिक परिवर्तन भी लिख सकते हो। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों रगड़ा जाता है? देखो, मैग्नीशियम रिबन को ऐसे जलाने से पहले उसको रेगमाल से रगड़ा जाता है। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ गई हो। इससे क्या होगा, मैग्नीशियम का दहन अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसको रगड़ा जाता है। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है तो उसको हम साफ करते हैं ना, क्योंकि उसके ऊपर लोहे के ऊपर ऑक्साइड की परत होती है ना, हाइड्रेटेड ऑक्साइड की परत होती है, तो उसको हम लोग हटाते हैं ताकि लोहा जो है शाइन करने लग जाए। हमें अगर रिबन को जलाना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ गई हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ गई हो, तो अच्छे से वो जलेगा नहीं। तो अच्छे से जले इसलिए उसको रेगमाल से रगड़कर पहले साफ किया जाता है। तो ऑक्साइड परत हटाने के लिए सी हमारा राइट आंसर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये याद रखिएगा, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, यहां से ना बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है वायु में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका व्हाइट पाउडर बनता है, श्वेत चूर्ण बनता है, व्हाइट पाउडर बनता है, श्वेत चूर्ण बनता है, श्वेत चूर्ण बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है ना। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जा सकती है? देखो, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो कुछ हमें घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। जैसे हो सकता है रंग में परिवर्तन हो जाए, हो सकता है गैस का उत्सर्जन हो सकता है कि तापमान में परिवर्तन हो जाए, गर्मी या रोशनी का उत्सर्जन यानी कि तापमान में परिवर्तन हो जाए, हो सकता है कि अवस्था में हमें परिवर्तन देखने को मिले। तो उपर्युक्त सभी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी ये सारे जो है ये सारे संकेत होते हैं जिनसे हमें ये आइडिया लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है हुई है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि ये सारे के सारे संकेत हमें एक ही अभिक्रिया में देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि इसमें से कुछ संकेत हमें देखने को मिले, कुछ हमें देखने को ना मिले। ठीक, तो इनमें से कोई सा भी संकेत या फिर सारे के सारे संकेत हमें एक रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिल सकते हैं, जिनसे हमें पता चलेगा कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और यहां से आपके रेलवे ग्रुप डी में सवाल जो है पूछा जा चुका है, ये ध्यान में रखिएगा। ये चित्र 1.1 के अनुसार बर्निंग के बाद यानी दहन के बाद सफेद पदार्थ कहां जमा होता है? तो देखो, सफेद पदार्थ जो है ये जमा होता है इस वॉच ग्लास में, है ना, इस वॉच ग्लास में, है ना, वॉच ग्लास यहां पर होना चाहिए, वॉच ग्लास में। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सफेद पदार्थ कौन सा है? ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं वायु में। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन का दहन नहीं होता है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है यानी कि ऑक्सीजन में जलाया जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। कई सारे सवाल जो है मैंने इस वाले अभिक्रिया से लिए हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। मैग्नीशियम रिबन के जलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्वरूप क्या होता है जब वह बनता है? तो श्वेत चूर्ण, व्हाइट पाउडर के रूप में बनता है। मैग्नीशियम रिबन के दहन पर कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? यह भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, चमकदार श्वेत ज्वाला। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है वायु में तो ऐसे चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन जलता है और क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है।
मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में क्या होता है? 2022 में ग्रुप डी में यहां से प्रश्न जो है पूछे गए थे, ये ध्यान में रखिएगा। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में अभिक्रिया होती है ना, तो रंग में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। एक पीले रंग का ठोस बनता है जिसे हम लोग अवक्षेप बोलेंगे। मान लीजिए एक विलयन है, उसमें एक ठोस बन गया जो घुल नहीं रहा है, तो उसे हम लोग अवक्षेप बोलेंगे। तो जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो पीले रंग का अवक्षेप बनता है। याद रखेंगे आप, पीले रंग का एक अघुलनशील ठोस बनता है। यहां पर देख लो, ये है लेड नाइट्रेट। अभी देखो दोनों रंगहीन है ना, ये है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, और ये है पोटेशियम आयोडाइड सिंपली Ki, पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई तो देखो पीले रंग का अवक्षेप बना। ये जो पीले रंग का अवक्षेप है ये है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड ये पीले रंग का अवक्षेप यानी कि अघुलनशील ठोस बनता है। यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन तैयार होता है और इसके जलीय विलयन में देखो, पहले ये जलीय विलयन के रूप में था, ये भी जलीय विलयन के रूप में था, ये जलीय विलयन बना पोटेशियम नाइट्रेट, और इसमें ये अघुलनशील ठोस के रूप में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। लेड आयोडाइड प्राप्त होता है जो कि पीले रंग का होता है। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, इस रिएक्शन को अपने दिमाग में आप घुसा लीजिए। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया एक दोहरा विस्थापन अभिक्रिया है। इसी को द्विव विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो जो आपने यहां पर अभिक्रिया देखा, ये किस टाइप का अभिक्रिया है भाई? दोहरा विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विव विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा? देखो, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के बीच में अभिक्रिया होती है, लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन बनता है जिसमें अघुलनशील ठोस बनता है लेड आयोडाइड का। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो संतुलित रासायनिक समीकरण भाई क्या होता है? ये जो आपका तीर होता है, ये जो तीर होता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जिस तत्व के जितने परमाणु होते हैं उस तत्व के उतने ही परमाणु जो है राइट हैंड साइड में दिखने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो लेड का एक एटम है, यहां भी लेड का एक एटम है। यहां पर देखिए आप, तो नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहां भी देखो नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब 2 पोटेशियम के एटम्स हैं और 2 नाइट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर देखो 2 पोटेशियम के एटम्स हैं, 2 पोटेशियम के एटम्स हैं। यहां पर देखो 2 आयोडीन के एटम्स हैं, यहां भी 2 आयोडीन के एटम्स हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिंक और तनु अम्ल की अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखो, जितनी भी अभिक्रिया है इस चैप्टर के अंदर, हर एक अभिक्रिया से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मीन्स ये चैप्टर ही आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। जिंक और तनु अम्ल की अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो तापमान में क्या परिवर्तन होता है? यही वाली अभिक्रिया है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और तापमान बढ़ता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिससे मान लीजिए कि आपने एक बर्तन लिया है, उसमें जिंक के कुछ दाने डाल दिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप डालते हैं, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, बर्तन को छुएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो हम जिंक के कुछ दाने ले लेते हैं और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, ठीक, और हम क्या करते हैं, एक थर्मामीटर भी लगा देते हैं और उसके टेम्परेचर को देखते हैं। तो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन जो है यहाँ पर होता है। अभिक्रिया मैंने आपसे कहा, मैं अगर VVI नहीं भी लिखता हूं तो भी आप समझ जाना, जो भी अभिक्रिया आपके सामने आएगी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वो अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 4 प्रमुख संकेत कौन से हैं? तो अवस्था है, रंग है, गैस उत्सर्जन है, तापमान है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवस्था वाला अभी आपने देखा ना कि यहां पर देखो दोनों जलीय विलयन थे और यहां पर एक ठोस बन गया, एक ठोस बना। लेकिन यह मत समझना कि अवस्था में परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, नहीं, यहां पर बिल्कुल नया पदार्थ बना है, ठोस के रूप में बिल्कुल नया पदार्थ बना है। तो ये अपने आप में क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, और गैस का उत्सर्जन आपने देखा यहां पर कि गैस का उत्सर्जन है, यहां पर यह संकेत मिलता है। यहां पर तापमान में परिवर्तन भी हो रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपने 4 संकेत यहां पर देखे
हो सकता है कि चारों संकेत आपको एक ही अभिक्रिया में देखने को मिल जाए, या फिर इसमें से कुछ संकेत हमें देखने को मिले एक अभिक्रिया में। तो ये सारे संकेत हमें देखने को मिलते हैं। शब्द समीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे यहां पर लिखा है जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो वहां पर जो है जिंक क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। सेंटेंस में बोलना जो है काफी लंबा हो जाता है, तो शब्द समीकरण के माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में दर्शाते हैं, है ना। लिख देंगे जिंक, है ना, वर्ड में लिख देंगे जिंक। जैसे यहां पर देखो वर्ड में लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहां पर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये शब्द समीकरण है, वर्ड इक्वेशन है। पूरा सेंटेंस ना बोल करके हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे वर्ड में जो है लिखते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा जो है मेहनत वाला काम है। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, प्रतीकों को लिखना शुरू करते हैं। इसके स्थान पर हम लोग प्रतीक का लिखना जो है चालू करते हैं ऐसे। ये सबसे बढ़िया तरीका है, और हम लोग इसमें और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। बगल में ब्रैकेट में हम लोग इसके अवस्था को दिखा सकते हैं, तीर के ऊपर हम लोग किस कंडीशन में अभिक्रिया हो रही है वो दिखा सकते हैं। तो इन सारे के ऊपर हम लोगों ने एमसीक्यू लिया हुआ है, सब हम लोग देखेंगे, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। रासायनिक अभिक्रिया ये आपको दी गई है। कौन अभिकारक है? अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। कौन रिएक्टेंट है? देखो आप रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं तो उसमें आपको ऐसे ये तीर दिखता है। तीर के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। जो भी आपको यौगिक या फिर अणु पदार्थ दिख रहा है उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है इससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया से जो बनता है पदार्थ उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो इसमें देखो ये तीर है, तीर के लेफ्ट हैंड साइड में ये मैग्नीशियम दिख रहा है और ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। इस प्लस को मत बोल देना कि ये अभिकारक है, नहीं, ये प्लस तो बस ये दिखा रहा है कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो ये जो दोनों पदार्थ हैं आपके कहे जाएंगे रिएक्टेंट। अब इन दोनों से बना क्या, कौन सा पदार्थ, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये उत्पाद हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है, ये तो उत्पाद है। उत्पाद शब्द से क्या तात्पर्य है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया में बनता है, लेकिन जो भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। मैग्नीशियम रिबन के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आपने देखा कि मैग्नीशियम को हमने जलाया वायु में, है ना, ये ऑक्सीजन देने का मतलब वायु में जलाया तो बना यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहां पर दो पदार्थ हैं जो आपस में कंबाइन होकर के मात्र एक उत्पाद बना रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट है ना, यहां पर एक उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोगन नहीं बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। संयोजन अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। कैसे पकड़ेंगे आप, दो या दो से ज्यादा अभिकारक हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर देखो अभिकारक दो है लेकिन उत्पाद एक है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है, तो आप बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। यहां पर जहां जहां संयोगन लिखा है आप वहां पर संयोजन समझेंगे, जो मैंने आपको यहां पर बताया। एक अभिक्रिया आपको दी गई है, संतुलित करने पर जल के कितने अणु लगेंगे। देखो रासायनिक अभिक्रिया को जो संतुलित करना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि जो लेवोजियर ने रासायनिक संयोजन के दो नियम में जो एक नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था वो सही सही लागू हो पाए। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अगर आप अभिक्रिया को संतुलित नहीं करेंगे तो वहां पर द्रव्यमान संरक्षण का लागू होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। तो आप यहां पर देखो, यहां पर लोहा का एक परमाणु है लेकिन यहां पर लोहा के 3 परमाणु हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यहां पर देखो ऑक्सीजन के एक ही परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का यहां पर 4 परमाणु है। तो अब इसको हम लोग यहां पर 4 नहीं लगाएंगे, ये याद रखिएगा, ऐसा काम नहीं करना है। सब स्क्रिप्ट में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, सब स्क्रिप्ट में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर 4 ऑक्सीजन के एटम के लिए हम लोग यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई यहां पर किया, अब हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम्स हो गए, क्योंकि अगर आप यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी आपके एटम्स है सारे उतने गुने से उतना गुना हो जाएगा पहले का। तो यहां पर हाइड्रोजन पहले 2 एटम्स थे, हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब 4 गुना हो जाएगा, यानी 8। तो अब यहां पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स है, लेकिन यहां पर 2 ही है, तो अब इसको 8 बनाने के लिए हम लोग यहां पर भी 4 कर देंगे। तो जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया यहां पर होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है। ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखो जल के कितने अणु लगेंगे, तो 4। इस प्रकार के सवाल कभी भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर यहां पर नहीं भी लिखा है कि संतुलित करने पर, तो भी आपको पहले संतुलित करना है, उसके बाद ही आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे कि किसके कितने अणु हैं। बिना संतुलित किए आप आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये एक यौगिक आपको दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें लोहे के कितने परमाणु हैं। बड़ा ही आसान है, यहां पर लोहे के 3 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित समीकरण, अभी हम लोगों ने जस्ट इसको संतुलित किया था। कितने हाइड्रोजन अणु बनते हैं, तो 4 हाइड्रोजन अणु बने हैं ना, यहां पर हाइड्रोजन के 4 अणु हैं। ये 4H2 है, मतलब H2 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 4 बार 4 हाइड्रोजन के अणु बने हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी रासायनिक समीकरण में पदार्थ जल में घुला हो तो उसे कैसे दर्शाते हैं। अच्छा, जल में घुला हो मतलब जलीय विलयन के रूप में, जलीय विलयन के रूप में है, जलीय विलयन के रूप में, इंग्लिश में एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखो अगर मान लीजिए अभिक्रिया में, जैसे हम यही अभिक्रिया लेते हैं, अब देखो यहां पर जो S लिखा हुआ है इसका क्या मतलब, मैग्नीशियम ठोस के रूप में है, तो ये क्या बताएगा, S मतलब सॉलिड है ना, सॉलिड ठोस। यहां पर G लिखा हुआ है, ऑक्सीजन गैस, गैस जो है गैसीय अवस्था में होती है, तो G का मतलब यहां पर है, यहां पर G मतलब अवस्था, ये जो ब्रैकेट में जो भी आप देखते हैं ना वो अवस्था को बताते हैं, यानी G का मतलब क्या, गैस, ठीक है, गैस। और L का मतलब ऐसी द्रव होता है, द्रव यानी कि लिक्विड, और AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, डी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, राइट। कहीं पर भी ऐसा लिखा हो, जैसे अभी आपने देखा लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन था, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर ऐसे AQ लिखेंगे, मतलब लेड नाइट्रेट का ये जलीय विलयन है, जल में घुला हुआ है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो जल लिखा हुआ है और ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि जो जल है वो ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में, तीनों रूपों में हमें जो है दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। और चाहे वो ठोस रूप में हो, चाहे द्रव रूप में हो, चाहे गैस रूप में हो, रासायनिक सूत्र तो हम यही लिखते हैं। बर्फ के लिए भी यही लिखेंगे, जल के लिए भी यही लिखेंगे और भाप के लिए भी यही लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि जो जल है वो बर्फ के रूप में है, ठोस के रूप में है, ठीक है, ठोस के रूप में है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे H2O लिखा हुआ है, ब्रैकेट में L लिखा हुआ है, मतलब ये जल है, यानी कि द्रव के रूप में है। और अगर H2O ऐसे लिखा हुआ है, G मतलब वाष्प के रूप में है, यानी कि गैस रूप में है। तो जब वह वाष्प रूप में होता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
संतुलित रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या होती है? सभी तत्वों की द्रव्यमान समान होनी चाहिए। सभी तत्वों की द्रव्यमान समान होनी चाहिए? नहीं। केवल उत्पाद का संतुलन होना चाहिए? नहीं। तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान होती है? बिल्कुल सही है। केवल द्रव अवस्था में होता है? गलत हो जाएगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की विशेषता यही होती है, जब आप संतुलित रासायनिक समीकरण को देखेंगे तो आपको द्रव्यमान संरक्षित आपको दिखेगा। जितना द्रव्यमान अभिकारक का टोटल होगा उतना ही उत्पाद का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तत्व के जो परमाणु होंगे तीर के बाईं ओर यानी अभिकारक साइड और उत्पाद साइड समान होंगे। जैसे आप यहां पर देखिए, अभी ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम का एक परमाणु है, मैग्नीशियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। अगर आप यहां पर कुल द्रव्यमान निकालेंगे इन दोनों का तो इसके बराबर नहीं आएगा, यानी इसके द्रव्यमान के बराबर नहीं आएगा। इसके अच्छा, किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा किसका कम होगा ये भी आप बता सकते हो। इसका द्रव्यमान आपको कम मिलेगा, इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो ज्यादा मिलेगा जोड़ करके। कितने का कम आपको मिलेगा? तो देखो यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम इधर कम है, इधर एक ज्यादा है, तो एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। तो इधर आपको जो है 16 द्रव्यमान कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इधर एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा है ना यहां से, तो इधर आपको जैसे मान लो इधर x ग्राम आपको मिला, तो इधर आपको x प्लस 16 ग्राम आपको मास मिलेगा। तो यहां पर देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं हो रहा है, जबकि होना चाहिए, लेवोजियर ने कहा था। इसीलिए इसको संतुलित करना जो है जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम्स बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या हुआ, अब यहां पर मैग्नीशियम के 2 एटम्स है तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये संतुलित है ना। अब देखो यहां पर मैग्नीशियम के 2 परमाणु, यहां भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और इसका कुल द्रव्यमान इसके कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अब सब कुछ बढ़िया है। तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान होती है। क्वेश्चन नंबर 30 छूट गया है, पता नहीं कौन सा सवाल था। रासायनिक समीकरण में AQ का क्या अर्थ है? इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। AQ का मतलब होता है जलीय घोल, जलीय विलयन। रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब या उत्प्रेरक जैसी स्थितियां कहां दर्शाई जाती हैं? हम लोगों ने अभी देखा कि जो यौगिक भाग लेते हैं उसके ब्रैकेट में हम लोग ऐसे AQSLG लिख करके उसकी अवस्था को दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई ये अभिक्रिया इस तापमान पर होगी, ये अभिक्रिया के लिए ये दाब चाहिए, इस अभिक्रिया के लिए ये कैटालिस्ट चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ लिखते हैं हम लोग? ये सारी चीजें हम लोग तीर के ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये बता रहा है जी कि गैस है, यहाँ पर जी गैस बता रहा है, यहाँ पर लिक्विड बता रहा है। लेकिन ये जो अभिक्रिया है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में जो अभिक्रिया होकर के यहाँ पर मेथनॉल बन रहा है, ये अभिक्रिया इस वाले दाब पे होती है। यानी कंडीशन क्या है, परिस्थिति क्या है? कंडीशन जो है ये है 340 ATM दाब पर ये अभिक्रिया होती है। तो ये जो कंडीशंस होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, जिसके तहत जिस कंडीशन में, जिस परिस्थिति में अभिक्रिया होती है, उस परिस्थिति को हम लोग तीर के ऊपर दिखाते हैं, नीचे भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है उसमें देखो सनलाइट चाहिए। भाई कंडीशन क्या है कि सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो सनलाइट क्लोरोफिल जैसी परिस्थितियां जो है तीर के ऊपर नीचे दर्शाई गई है। तो हम बोलेंगे तीर के ऊपर या नीचे। सी हमारा राइट आंसर। प्रश्न ऑलरेडी यहां से पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ये एक समीकरण दिया गया है, तीर के ऊपर क्या दर्शाया गया है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 340 ATM दाब जो है दर्शाया गया है। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है? तो प्रकाश संश्लेषण, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ये दोनों अभिक्रिया आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस तो आपको याद होनी ही चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सा कथन सही है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व में बदल जाता है, ये चीज कभी नहीं होता है, ये चीज तो कभी भी नहीं होगा। जैसे यहां देखिए आप, अभिकारक कौन है, यानी अभिक्रिया कर कौन रहे हैं? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। लेकिन जो उत्पाद बना
वो तो नया पदार्थ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। लेकिन यहां भी जो आपको एटम्स दिख रहे हैं उन्हीं एलिमेंट के एटम्स दिख रहे हैं जो अभिकारक तरफ है, जो अभिकारक तरफ है। भाई इधर जिस तत्व के परमाणु आपको दिख रहे हैं उसी तत्व के परमाणु आपको उत्पाद साइड भी दिखेंगे। कोई नया तत्व का परमाणु नहीं आएगा, कोई नया तत्व या फिर नया तत्व का परमाणु बोल दो नहीं आएगा। इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही आपको मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। यहां देख लो, यहां कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो इधर भी आपको कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही दिखेगा, दूसरा कोई दिख ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व में बदल जाता है, ऐसा नहीं होता है। परमाणु बाहर से मिश्रण में आते हैं, गलत हो जाएगा, बाहर से मिश्रण में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। मतलब केवल एटम्स जो होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, उनका रीअरेंजमेंट होता है। पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन साथ में था, अब ये बॉन्ड टूट गया, अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड इसके बीच में बना है, तो एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया ना। पहले ये दोनों ऑक्सीजन साथ साथ में थे, अब एक ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ चला गया। पहले मैग्नीशियम अकेला था, अब मैग्नीशियम परमाणु जो ऑक्सीजन के साथ है। तो बस पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, यही काम होता है। पुराने बॉन्ड्स टूट गए, नए बॉन्ड्स बन गए, यही चीज होता है। परमाणुओं के बीच केवल पुनः संयोजन होता है। कैसे होता है भाई, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। परमाणु नष्ट हो जाते हैं नहीं, परमाणु अगर नष्ट हो जाएगा तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा, जो कि होना ही होना है रासायनिक अभिक्रिया में। किसी रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ किस प्रक्रिया से बनते हैं, तो परमाणु आपस में जुड़ते और टूटते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। परमाणु आपस में जुड़ते और टूटते हैं, परमाणु गायब हो जाते हैं, बाहरी परमाणु मिश्रण में प्रवेश कर जाते हैं। देखो परमाणु आपस में जुड़ते हैं और टूटते हैं। देखो परमाणु टूटने का मतलब यहां पर मत समझना कि एटम्स टूट जाते हैं, एक एटम था टूटकर दो एटम में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। या फिर एक एटम टूट करके आधा आधा एटम में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहां पर इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा यहां पर लिखने में जो है उल्टा पुल्टा है। पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, पुराने जो आबंध होते हैं वो टूटते हैं, नए आबंध बनते हैं, यही मतलब है इस लाइन का। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। अब देखो कुछ ही समय बाद जो है दिवाली आने वाला है, तो दिवाली आएगा तो आप में से बहुत सारे क्या करेंगे, दुकान में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, दुकान से आप चूना खरीद कर लाएंगे, है ना, जो वाइट चूना होता है उसको आप खरीद कर लाएंगे। इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसी को हम लोग कली चूना बोलते हैं, अनबुझा चूना बोलते हैं। इस चूना को आप पानी में घोलेंगे, तो जिस बर्तन में आप घोलते हैं देखते हैं आप कि वो पूरा बर्तन गर्म हो जाता है और बुलबुले भी आने लगते हैं, बुलबुले भी आने लगते हैं। क्या होता है, आप इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये चूना था लेकिन अब यहां पर ये बुझा हुआ चूना है ये अनबुझा चूना है। ठीक है, ये अनबुझा चूना है और ये बुझा हुआ चूना है। इसी को हम लोग कली चूना भी बोलते हैं, कली चूना भी बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यहां पर बर्तन गर्म हो जाता है यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है हम बोलेंगे, यहां पर आप देखो दो अभिकारक हैं, एक उत्पाद है, सिंगल प्रोडक्ट बने, हम उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। बुझे हुए चूने से बनी परत दीवार पर चमक क्यों लाती है। अब आपने क्या किया, दुकान से चूना खरीद कर लाया, उसको आपने जल में घोल दिया, उसका पूरा सोल्यूशन तैयार कर लिया और पोचाड़ा आपने स्टार्ट कर दिया, दीवार पर किया। तो जिस समय आप उसको पोचाड़ा, उस दीवार की पोचाड़ा करते हैं आप, उस समय आप देखते होंगे कि शाइनिंग उतनी नहीं आती है। जस्ट आपने पोचाड़ा किया है ब्रश लेकर के, है ना, चूने पानी से ऐसे पोचाड़ा किया, शाइनिंग उतनी आपको नहीं दिखेगी दीवार पे। लेकिन 2 दिन बाद आप देखेंगे तो वो दीवार एकदम से सफेद हो जाती है और चमकदार हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ, जब आपने पोचाड़ा किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो सोल्यूशन था। धीरे धीरे क्या होता है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया होती है और दीवार के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है ना,
कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण दीवार चमकदार हो जाती है और सफेद हो जाती है। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया में कौन सा ठोस पदार्थ बनता है? जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में आपस में ये रिएक्ट करते हैं, तो ठोस पदार्थ क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो है एक परत चढ़ जाती है दीवार के ऊपर, इसी के कारण दीवार जो है और भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है और चमकदार हो जाती है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके देखो कई सारे नाम हैं, कई सारे नाम हैं। जैसे इसे हम लोग मार्बल भी बोलते हैं, यानी कि संगमरमर बोलते हैं, और इसी को हम लोग चौक भी बोलते हैं जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, और इसी को हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, है ना, लाइम स्टोन भी बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप कि ये लाइम स्टोन है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सिंपली लाइम बोलते हैं। लाइम का मतलब चूना होता है, और ये लाइम स्टोन है, चूना पत्थर है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मार्बल का सूत्र क्या होता है? चौक का सूत्र क्या होता है ना, लाइम स्टोन चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? आप बताएंगे CaCO3, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। और मान लीजिए कि चूना पानी आपसे बोल दे, लाइम वाटर आपसे बोल दे, लाइम वाटर, चूना पानी, तो आप क्या बताएंगे? चूना पानी हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को। जो आपने लगाया था दीवारों पर वो चूना पानी ही था। ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखो, दो अभिकारक है, एक उत्पाद है, तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। संयोजन अभिक्रिया की पहचान क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे लेकिन उत्पाद आपको एक ही मिलेगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। जैसे अभी आपने देखा, चूना को जल में डाला, बर्तन गर्म हो गया। क्यों गर्म हो गया? क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ था। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ये एक अलग तरीका है अभिक्रिया को बांटने का, ठीक है। एक अभिक्रिया के एक से अधिक नाम हो सकते हैं, एक से अधिक टाइप हो सकते हैं। एक अभिक्रिया एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं, है ना। जैसे एक इंसान के दो नाम होते हैं ना, दो नाम होते हैं। कोई अगर ज़्यादा गोरा है तो उसको गुड़का भी बोल देते हैं, थोड़ा सा मोटा है तो मोटू भी बोल देते हैं, फिर अलग नाम भी होता है कुछ। वही चीज़ आप यहाँ पर मान लो कि एक अभिक्रिया जो है एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा ना, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच में अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पर दो अभिकारक है, एक उत्पाद है, तो ये अपने आप में संयोजन अभिक्रिया है इस हिसाब से, क्योंकि एक ही उत्पाद बन रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। अब क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है, बर्तन गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये अपने आप में एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, ठीक है। यही चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक अभिक्रिया एक से अधिक प्रकार के बिल्कुल हो सकते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन की अभिक्रिया किस प्रकार की है? हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में अवायवीय श्वसन चलता है, माफ करिएगा वायवीय श्वसन चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो वायवीय श्वसन चलता है तो उसमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो श्वसन प्रक्रिया में जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक, एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है, और एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी, मतलब ऊर्जा का जो है उत्सर्जन होता है श्वसन प्रक्रिया में। तो ये अपने आप में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई ना। जहां ऊर्जा का उत्सर्जन हो, चाहे ऊष्मा के रूप में किसी भी रूप में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? तो श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये श्वसन की अभिक्रिया होती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों सह उत्पाद के रूप में बनते हैं, और इस ऊर्जा का उत्पादन होता है जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और इस एटीपी को खर्च किया जाता है कोशिकाओं द्वारा उन सारे प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
संयोजन अभिक्रिया को सामान्य रूप से किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा भाई, दो या दो से ज्यादा अभिकारक भी हो सकते हैं और एक उत्पाद बनेगा। मान लीजिए ए और बी आपस में अभिक्रिया करके ए बी बना लिया। ये संयोजन अभिक्रिया को दिखाने का तरीका है। इसके ठीक विपरीत अगर आप कर देते हो कि जैसे ए बी एक यौगिक था, ये टूट गया ए और बी में, जैसे जल को आपने तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये अपने आप में वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। इसको क्या बोलेंगे? अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। और ये है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। देखो ये है श्वसन अभिक्रिया। श्वसन की अभिक्रिया ये होती है जो आपने यहां पर देखा था। ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सह उत्पाद के रूप में बनता है, ऊर्जा यहां पर मुक्त होती है। यह अभिक्रिया किस जैविक प्रक्रिया से संबंधित है? श्वसन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है। आपने ग्रीन विट्रियोल सुना होगा, नीला थोथा, सॉरी हरा थोथा आपने सुना होगा, हरा कशिश, हरा थोथा, या फिर इंग्लिश में ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। यही है ग्रीन विट्रियोल, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, या फिर इसको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी आप बोल सकते हो, या फिर आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको गर्म करने पर अपघटन अभिक्रिया जो है होती है और ये सारे उत्पाद बनते हैं। इस अभिक्रिया पर आप वीवीआई मार्क कर ही लो, क्योंकि प्रश्न तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। यहां से देखो, जब इस फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, ये हरे रंग का होता है, इसका हरा रंग गायब हो जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। जैसे यहां से ये जो क्रिस्टल जल के 7 अणु हैं ये हटेंगे, यहां से बनेगा केवल फेरस सल्फेट, केवल फेरस सल्फेट। अब ये हाइड्रेटेड नहीं है, अब ये व्हाइट कलर का है। जब तक ये क्रिस्टल जल के साथ अणु जुड़े हुए हैं तब तक ये हरा है, ये तो हरा है। अब हमने गर्म किया तो ये व्हाइट हो गया। हम गर्म करते रहेंगे, ये फेरस सल्फेट टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों जो है गैस यहां पर मुक्त होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह एक सरल प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसमें 2 नए उत्पाद बनते हैं। अच्छा, यहां पर देखो, एक अभिकारक है, 3 उत्पाद में टूट गया। एक अभिकारक जो है 3 उत्पाद में टूट गया। तो एक अभिकारक हो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाए, इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो एक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब आप हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहां भी देखो, एक अभिकारक है जो टूट गया 2 उत्पाद में। एक अभिकारक जब टूटे 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, तो उसे हम लोग विघटन अभिक्रिया बोलते हैं। देखो, विघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बात एक ही है। यहां पर देखो, चूना पत्थर को गर्म किया तो बुझा हुआ चूना बना, नहीं गलत है, ये बुझा हुआ चूना नहीं बोलेंगे, बिना बुझा हुआ चूना या अनबुझा चूना बोलेंगे, है ना, या सिंपली चूना बोलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर, ये नहीं होगा। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट अपना क्रिस्टल जल त्यागता है। मैंने आपसे कहा जब तक ये क्रिस्टल जल के 7 अणु जुड़े हुए हैं ये हरे रंग का होगा, जब ये गर्म करने पर हट जाएंगे, इसका त्याग कर दिया जाएगा, तब ये हरा से सफेद हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। कथन है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, सही है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है, गलत है। जस्ट हम लोग ने देखा ये अपने आप में क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। ए सही है, आर गलत है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न यौगिकों का मिलान उनके तापीय विघटन उत्पादों से कीजिए। तो फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो ये सारे उत्पाद बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये सारे उत्पाद बनेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ए के साथ 2 जाएगा, बी के साथ 1 जाएगा, ए के साथ 2 जाएगा, बी के साथ 1 जाएगा। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को सामान्य रूप से निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, जहां एक यौगिक दो या
अधिक भागों में टूटता है। ये अपने आप में क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, जहां एक अभिकारक टूट जाएगा दो या दो से अधिक उत्पाद में। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, सही है। यह किस यौगिक से प्राप्त होता है? तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हम लोगों ने अभी देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? देखो होता यह है कि मान लो एक अभिकारक टूट गया दो या दो से अधिक उत्पाद में, ठीक, तो हम इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया करवाने के लिए ऊर्जा जो है देनी पड़ेगी आपको। ये जो ऊर्जा है आप जो है ऊष्मा के रूप में दे सकते हैं, ये जो ऊर्जा है आप प्रकाश के रूप में दे सकते हैं, ये जो ऊर्जा है आप विद्युत के रूप में दे सकते हैं, विद्युत के रूप में दे सकते हैं। अगर आप ऊष्मा के रूप में देते हैं तो यही वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या फिर तापीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या फिर क्या बोलेंगे? तापीय विघटन अभिक्रिया, तापीय अपघटन अभिक्रिया यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। यानी हम बोल सकते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये अपने आप में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त हो उसे हम लोग ऊष्मा शेपी बोलेंगे, जैसे चूना पानी का अभिक्रिया, जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया। आपने देखा था ना स्टार्टिंग में ही दानेदार जिंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया था तो बर्तन गर्म हो गया था, वो भी अपने आप में क्या है? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है। लेकिन अगर अभिक्रिया में आपको ऊष्मा देनी पड़े या फिर ऊर्जा देनी पड़े चाहे किसी भी रूप में, उसे आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक। तो अपघटन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा अगर आप ऊष्मा के रूप में देते हैं तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया या फिर तापीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश के रूप में देते हैं तो हम उसको बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। अगर आप विद्युत के रूप में देते हैं तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। सबके बारे में हम लोग देखेंगे बारी बारी से। अभी आपने क्या देखा था? कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको ऊष्मा दिया गया था, हीट किया गया था, तो क्या बना था भाई? कैल्शियम ऑक्साइड बना था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई थी। अब देखो अपने आप में ये अपघटन अभिक्रिया है, एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट गया, लेकिन हम लोग ऊर्जा जो दे रहे हैं यहाँ पर वो ऊष्मा के रूप में दे रहे हैं, तो ये अपने आप में तापीय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा या फिर ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी आप बोल सकते हो। तापीय अपघटन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही फेरस सल्फेट को जो आपने गर्म किया था, यहाँ पर फेरस सल्फेट को गर्म किया, ये सारे उत्पाद बने। यहाँ भी गर्म आपने किया था, ऊष्मा दिया था, तो ये भी अपने आप में जो है तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रमुख उपयोग होता है, देखो सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड का ही इस्तेमाल किया जाता है ना। सीमेंट में कई सारे घटक होते हैं, सबसे ज्यादा जो है कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। अच्छा, लेड नाइट्रेट का ताप करते समय दिखाई देने वाली भूरी गैस। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे तो वहां पर देखो क्या होगा, एक भूरी गैस का उत्सर्जन होगा जिसे हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं इससे तीन उत्पाद बनता है, यानी लेड नाइट्रेट को हीट करो तीन उत्पाद बनेगा। एक अभिकारक लेड नाइट्रेट, ऊर्जा देंगे टूट जाएगा, तीन उत्पाद में। कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यहां पर देख लो, लेड नाइट्रेट को आप हीट करेंगे, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। एक अभिकारक टूट गया तीन उत्पाद में, अपने आप में ये अपघटन अभिक्रिया है। ऊर्जा आपने दिया ऊष्मा के रूप में, तो ये तापीय अपघटन अभिक्रिया है या फिर ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, आप बोल सकते हो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है जो कि ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, भूरे रंग की गैस होती है, ब्राउन गैस होती है। ये ब्राउन मुंडे आपने गाना सुना है, लेकिन ये ब्राउन गैस है, ये ब्राउन गैस है। ऑक्सीजन गैस रंगहीन गैस होती है। ये अभिक्रिया एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, ये सारे आपके उत्पाद बनेंगे, उत्पाद के नाम आपको याद होने चाहिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन गैस आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ये अपने आप में एक तापीय अपघटन अभिक्रिया है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 है। बाकी के जो भी प्रश्न हैं हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, है ना। पार्ट 2 में हम लोग
और भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे, 60 से भी ज़्यादा प्रश्नों को करेंगे। और पार्ट 2 जो है आपके इस वाले वीडियो से लंबा ही होगा, क्योंकि उसमें हम लोग एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।